नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो जो हाहाकार मच रहा शेयर बाजार में, कब तक मचेगा, क्या इसके नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है, FII का आंकड़ा क्या रहा उस पर नज़र डाल लेंगे। और दूसरी जो चर्चा करेंगे वो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पीयूष गोयल जी और उनका जो टीम जो अमेरिका गई हुई थी, डील को लेकर के क्या बात हुई है। और एक विषय पर चर्चा करेंगे कि जो RBI है, RBI की तरफ से गाइडलाइन फिर से बदल दी गई हैं NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, उनको लेकर के अब थोड़ा सा नरम रुख दिखाया RBI ने। 5 ब्रांड की, जहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हो तो जातियों को लेकर के 16 सितंबर को जो मान्य हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से न्यायालय की फैसला आया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा कर लेंगे देखते ही गोली मारने का आदेश जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा उन्होंने दिया है, उसके क्या है मायने। तो साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा। साथियों, आज अगर बाजार में गिरावट की वजह जानोगे तो जानोगे डोनाल्ड ट्रंप तो रात को ट्वीट करके सो जाते हैं और यहाँ सबका हाहाकार मच जाता है। ये उन्होंने रात को ट्वीट कर दिया कि अमेरिका में आने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं फार्मास्यूटिकल, सब पे मैं 100% का टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। उन्होंने सब पे बोला था, ना कि केवल भारत पे बोला था, लेकिन सब घबरा गए। इतने घबरा गए, आज FII का जो आंकड़ा आया है वो साथियों 5,564 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। अगर DII की बात करें तो DII ने 5600 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है। जापान के जो बाजार हैं वो भी 400 पॉइंट टूटे हुए हैं, हांगकांग के जो बाजार हैं वो भी 400 पॉइंट टूटे हुए हैं, और ओवर जो यूरोप के बाजार हैं वो थोड़े से स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें सोने की, तो सोना आपका 1,13,000 पे कारोबार कर रहा है। चांदी की बात करोगे तो चांदी 1,37,000 पे पहुंच गई है, चांदी में भी दम भरा है। अगर बात करें रुपये की, बास्केट ऑफ करेंसी में, तो रुपया हमारा 88.72 पैसे पर मतलब रिकॉर्ड लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। वोल्टिलिटी इंडेक्स में आज 6% की तेज़ी देखने के लिए मिली और 11.45 पे पहुंच गया। क्रूड ऑयल तुम्हारा 59.20 पे पहुंच गया है और बास्केट ऑफ करेंसी में जो डॉलर इंडेक्स है वो 99 के आसपास कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन जो वो 1,09,115 USD अमेरिका डॉलर में बात कारोबार कर रहा है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हाहाकार देखने के लिए मिला। 236 पॉइंट निफ्टी टूट गया, सेंसेक्स टूट गया 783 पॉइंट, और तुम्हारा बैंक निफ्टी टूट गया 586 पॉइंट। और लाल ही लाल था, जिस तरफ देखो उस तरफ लाल था। और तो और तुम्हारा अगर बात करें निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा तुम्हारा 470 पॉइंट साफ, निफ्टी IT साफ। निफ्टी IT में तो 845 पॉइंटों की बिकवाली देखने के लिए मिली, जिसका कोई लेना देना नहीं है। IT पे जब H1B वीज़ा पे आरोप वो लगाया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम इनको बैन कर रहे हैं या इन पे चार्जेस बढ़ा रहे हैं, तो IT कंपनियों ने बोला था कि इस पर हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाजार है सेंटिमेंट पे चलने वाला। सेंटिमेंट पूरा माहौल ख़राब कर दिया। निफ्टी मेटल कल सुधरा था, आज निफ्टी मेटल भी 194 पॉइंट टूट गया। निफ्टी स्मॉल कैप भी टूट गया। निफ्टी अगर बात करें तो स्मॉल कैप की, तो 1100 कुछ पॉइंट टूट गया। BSE स्मॉल कैप भी टूट गया, निफ्टी IT टूट गया, निफ्टी मेटल टूट गया। मतलब क्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने के लिए मिली, जिस तरफ देखो उस तरफ बिकवाली, जहाँ देखो वहाँ बिकवाली। निफ्टी फाइनेंस, NBFC बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, FMCG, ऑटो, जोन सी इंडस्ट्री को देखो, उसी इंडस्ट्री के जो इंडेक्स है ना, सभी में क्रॉस द बोर्ड बिकवाली। मतलब लोगों का क्या है ना कि सब्र ने जवाब दे दिया कि यार डील हो नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक तो 50% का टैरिफ लगा रखा था और अब फिर 100% का लगा दिया। लोगों ने देखा, सोचा समझा कुछ नहीं, घबराहट में बेचो बेचो बेचो। ऐसे ऐसे इंडेक्स गिर रहे थे जिनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब अब बेचना है, कुछ भी करके बेचो, बाहर निकलो, एग्जिट हो। जैसे कि अब इसके बाद बाजार में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है, समझो बात को। देखो क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि अभी मैं डील पे आपसे बताता हूँ कि भारत को लेकर, डील को लेकर के क्या बात हुई। तो जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, या मतलब इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनकी एक जो टीम है ना, वो डेलीगेशन गया हुआ था अमेरिका। और अमेरिका जो हमारी डील है ना, वो नवंबर तक लगभग हो जाएगी, इतना उन्होंने आश्वासन दिया है। और प्रेस जो रिलीज़ की है उन्होंने, जो बाकायदा आकर के प्रेस में बोला है कि भाई हमारी जो बातचीत रही है ना, वो सकारात्मक दौर में है और पॉजिटिव वे में हमारी बातचीत आगे चल रही है। ये किसने बोला है? ये बोला है इंडस्ट्री मिनिस्टर, मतलब पीयूष गोयल जी की जो टीम वहाँ गई हुई थी अमेरिका में। और दोनों डेलीगेशन, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का डेलीगेशन आया था और अभी जो है भारत का एक डेलीगेशन गया हुआ था। तो उन दोनों की जब बातचीत हुई है, तो अभी जो आए हैं 2 दिन की मीटिंग थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि हमारी बातचीत अच्छे दौर में चल रही है। मतलब जल्द ही हमारे मतलब
डील हो सकती है, नवंबर तक का उन्होंने टाइम दे रखा है। कुछ जो जेआई प्रोडक्ट हैं उनको लेकर के, जेनरिक प्रोडक्ट हैं उनको लेकर के अमेरिका बोल रहा है कि अपने एग्रीकल्चर में हमें छूट दे दो, हम आ जाएं, कुछ हम अपने प्रोडक्ट उतार लें, कुछ डेयरी प्रोडक्ट में, कुछ भारत की अपनी शर्तें हैं, उनको लेकर के बातचीत अभी बन रही है कि भाई वो बोल रहे हैं हमारी बात मान लो, वो हमारे हमारी बात मान लो। लोग बाग डर का माहौल है। उन्होंने बोला मैं अमेरिका में आने वाली जो दवाइयाँ हैं उनको ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा, और यहाँ पे लोगों ने ये भी नहीं समझा कि लगाने वाला किस पे, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, बस बेचो बेचो बेचो। सेंटीमेंट खराब हो गया एकदम, इतना सेंटीमेंट खराब हो गया कि लोग बाग तो बेच बेच के बस किसी भी जो भी रेट में आ जाए उसी रेट में निकाल दो। इसीलिए बोला जाता है कि भाई किसी भी वित्तीय सलाहकार के साथ जाना चाहिए। सपोज करो जो कंपनी है, जो डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, ग्रैंड फार्मा है, या तुम्हारा लुपिन है, ये कंपनियों की तो पहले से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बस उसने यही तो कहा जो बाहर से एक्सपोर्ट हो आएगी, तो ये तो वहीं बनाती हैं, वहीं बेचती हैं, तो ये तो उसके दायरे से बाहर है। दूसरा जो तुम्हारी लुपिन है या औरोबिंदो फार्मा है, ये कंपनी ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ बेचती हैं, और उनने जेनरिक दवाइयों को तो बोला ही नहीं है। बस केवल उनने बोला कि मैं फार्मा पे 100% टैरिफ लगा दूँगा, धड़ 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 धड़। और सेंटिमेंट किसने बिगाड़ा? सेंटिमेंट एक तो बिगाड़ा तुम्हारा एफआईआई ने। एफआईआई का जो आंकड़ा है आज 5,000 करोड़ रुपए के आसपास में, उन्होंने 5500 करोड़ के आसपास बेचा है। जब एफआईआई माल बेचती है ना, तो आपने देखा कि एकदम बिकवाली आ जाती है, बाजार खुलते धम, बाजार खुला धम। तो ऐसे में रिटेलर का जवाब दे देता है कि हाँ आप तो बेचना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात, मार्क टू मार्जिन, जो एमटीएफ में लोग बाग माल लेते हैं, मार्जिन शॉर्टफॉल के कारण उनकी पोजीशन कटती है। फिर अगले दिन भी अगर बाजार गैप डाउन नीचे ओपन हो जाए तो फिर बाजार और कटती है। तो इसलिए जो हमारी डील है ना, डील तो लगभग तय हो रही है। बाजार गिर रहा है केवल सेंटीमेंट के कारण, यहाँ से एक पुल बैक बन सकता है। यहाँ से ये मान के चलो, क्योंकि बाजार में 7 से 6 दिन तक लगातार गिरावट है, इसलिए पुल बैक बनेगा, एक आएगी रिकवरी। जब आपने देखा होगा कि आप गोल्ड लोन लेते हो तो आप अपना गोल्ड गिरवी रखते हो, आप होम लोन लेते हो तो आप अपना मकान गिरवी धरते हो, आप एग्रीकल्चर लोन लेते हो केसीसी तो आपकी ज़मीन गिरवी रहती है। लेकिन जो बजाज फाइनेंस है या तुम्हारी जो और छोटी कंपनियां हैं एनबीएफसी, उनका एक दबका लगा रहता है कि वो बैंक से अपना लोन तो ले लेती हैं। मान लो आपने मोबाइल परचेज़ कर लिया, आपने एलईडी परचेज़ कर ली, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया। अब मोबाइल आपका 10,000 से लेकर के 2 लाख तक का मोबाइल है, 2 लाख का ले लिया, लेकिन अब जब आप फ़ोन लगा रहे हो, आप उसको रिकवरी का टाइम आ रहा है तो बोल रहा है मैं तो बाहर हूँ, मैं तो दिल्ली हूँ, मैं तो बम्बई हूँ, मैं तो कर्नाटक हूँ। तो अब आप क्या करोगे? सपोज करो किसी ने एलईडी ले ली, अब एलईडी ले ली, अब उसने आपकी किस्त समय पे नहीं भरी, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, जैसे बजाज फिनसर हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो आपको छोटे लोन प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप अपना मोबाइल, टीवी, फ्रिज, गोदरेज, एसी, ऐसी चीज़ें ले सको। तो होगा क्या कि अब आरबीआई ने थोड़ा सा कंज्यूमर से अलग हट करके ये जो लेंडर है ना, इनकी ओर दया दृष्टि दिखाई है आरबीआई ने, और ऐसा एक प्लान निकाला है। देखो क्या, जिस तरह से हम लोग आप लोग डिजिटल होते जा रहे हैं ना, तो अब होगा क्या कि आप अगर मोबाइल ले रहे हो ना, तो उस मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप एक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जिस समय आप मोबाइल लोगे, आप जो है ना उसको, बजाज फिनसर ऐसा करता था, उसको जब लोगे तो उसी समय पर आपने जितना रुपये का लोन लिया, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपने जैसे 2 नंबर इमरजेंसी कॉल में डाले है ना, होते हैं सबके यहाँ मोबाइल में इमरजेंसी कॉल नंबर, अब आपके पास में 2 बार रिमाइंडर आएगा कि भाई आपकी एक किस्त पेंडिंग है, आपकी एक किस्त पेंडिंग है। अगर आपने किस्त नहीं भरी ना, तो आपके जो इमरजेंसी नंबर है ना, जो 2 सिंगल, उन्हें छोड़ करके बाकी आपका जो मोबाइल है ना, उसे पूरे को लॉक कर दिया जाएगा। कारण ये है कि होता ये था कि लोग बाग मोबाइल उठा लेते थे और चले गए, हम तो शिमला गए, हम तो है नहीं यहाँ। आपने एलईडी ली समझ करो, तो एलईडी के अंदर भी पहले से ऐसी व्यवस्था आएगी, नहीं आएगी तो ऐप इंस्टॉल कर दिया जाएगा कि अगर आपने एलईडी ले ली ना, तो उसमें नेट की जो कनेक्टिविटी है ना, अगर आपने किस समय पे नहीं भरी तो वो बंद हो जाएगा। मतलब वो आजकल स्मार्ट एलईडी आ रही है, अब नेट ही नहीं चलेगा उसके अंदर, तो आपकी वैसे भी बेकार हो जाएगी वो। फ्रिज के अंदर भी कुछ ऐसी डिवाइस डाल देंगे वो, या कुछ ऐसा ऐप डाल देंगे कि भाई अगर आपने किस्त समय पे नहीं भरी तो उसका एक्सेस उनके पास होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी फ्रिज आपका वर्किंग नहीं करेगा। वॉशिंग मशीन में भी कुछ ऐसा डाल देंगे, और ये बाकायदा मतलब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा होगा। ऐसा नहीं सोचो कि आपका जो डाटा है, प्राइवेसी है, वो कहाँ जाएगी, वो सिक्योर रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं है। पर आपको अगर किस्त नहीं भर रहे ना, अब आप दूसरे को घुमा नहीं पाओगे कि यार वो तो मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं तो अभी शिमला आया हूँ, और वो आप क्योंकि मोबाइल है, वो कोई कार तो है नहीं कि आपकी कार जब्त कर लेगा, मोबाइल बाइक जब्त कर लेंगे। तो इसीलिए इस बात को आरबीआई ने
थोड़ा सा लैंडरों की ओर ध्यान दिया है, पर इससे जो NBFC है उनके जो NP हैं वो सुधर जाएंगे, उनके लिए अच्छी खबर है अगर देखा जाए। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो योगी आदित्यनाथ से भी आगे चले गए हैं। उन्होंने जो बांग्ला पूजा होती है वहाँ पर, जो दुर्गा पूजा होती है ना, उसमें उपद्रवियों के ऊपर देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिए कि अगर कोई उपद्रवी आता है और आपको देखता है कि उपद्रव मचा रहा है तो देखते ही गोली मार दो। ये हुआ क्या है या क्या है खबर, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो क्या है साथियों कि जो असम है ना, असम का और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो 263 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, जिसमें से 193 किलोमीटर में जो तारबंदी है जहां बाकायदा BSF के जवान हैं, और 142 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे अभी भी ओपन है। वहाँ पे या तो दलदल है या तो भूस्खलन है, जिस कारण से वहाँ पर तार फेंसिंग करनी संभव नहीं है। तो होता क्या है कि जो बांग्लादेश के कुछ रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो असामाजिक तत्व हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा में विघ्न डालने के लिए, कुछ दिक्कत खड़ी करने के लिए वहाँ से आ जाते हैं। तो उसको चलते हुए वहाँ की जो पुलिस है ना, असम की जो पुलिस है ना, उसको देखते ही शूट इन साइड का ऑर्डर दे दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से। देखो अगर बात करें लीडरों की तो 3 ही लीडर हैं। अगर फायर ब्रांड देखो तो योगी आदित्यनाथ, या पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और या फिर है तुम्हारे ये हेमंत बिस्व शर्मा। अब इन तीनों में कौन किससे आगे, उस बात की तो एक अलग ही वजह है। और तो उनने वहाँ के अपने असम के जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें शस्त्र लाइसेंस देने के लिए आदेश जारी कर दिया है कि भाई आप आइए, और आपको अगर लगता है कि आपको शस्त्र लाइसेंस चाहिए तो आपको कोई कलेक्टर के पास नहीं जाना, कुछ नहीं, आप वहीं वेरीफाई होंगे और आपको शस्त्र लाइसेंस ऐसे बांट दे जाएंगे जैसे आधार कार्ड। अब बात समझो तुम क्या है, ये भी बोला है साथ में कि अगर आपको कोई असामाजिक तत्व है, आपका कोई बाहर से बांग्लादेश से मुसलमान आ रहा है और वो आपकी जान को खतरा है, तो पहले उसको शूट कर दो, मतलब पहले उसको गोली मार दो, उसके बाद में बाकी की कार्रवाई बाद में होगी। मतलब यार एक अलग ही लेवल का, नेक्स्ट ही लेवल चीज़ है यार हेमंत बिस्व शर्मा। तो क्या है कि वो अपने ना इस तरह के थोड़ा कट्टर रवैये के लिए जाने जाते हैं, और कट्टर रवैया भी इस लेवल का कि आप सोच भी नहीं सकते। वो तो सीधा बोलता है कि भाई जो ऑलरेडी असम में पहले से मुस्लिम रह रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अलग से नहीं आने दूंगा। हो क्या रहा है कि जो पश्चिम बंगाल से, वो बांग्लादेश के रास्ते जो मुस्लिम आते हैं वो यहाँ के मुस्लिम हैं, उनके साथ में बहन बहू बेटी के साथ शादी कर लेते हैं और वो फिर यहाँ के जमाई बन जाती है। अब इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है, और लगभग बहुत कई एकड़ जो ज़मीन है उन पर कब्जा कर रखा है। अब ये दुर्गा पूजा जो है तुम्हारा 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसको देखते ही शूट इन साइड का ऑर्डर दे रखा है तुम्हारी वहाँ की पुलिस को, असम की पुलिस को। आप तो देखते ही तत्काल गोली मार दो, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है ना वहाँ पे, बांग्लादेशी आ रहे हैं तो बोले इसी यही इलाज है उनका। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो अब जातिवाद ख़त्म होने जा रहा है। वहाँ पे हुआ क्या है कि एक स्कॉर्पियो में तुम्हारा वर्ष 2023 की बात है, एक प्रवीण क्षत्रिय की शराब की पेटी पकड़ी थी। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी और अपना केस ही वापस लेने की या केस को ही ख़त्म करने की अपील दायर की थी। अब जातिगत जो राजनीति होती थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और आदेश देते तुम्हारा माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आदेश दिया कि भाई जो उत्तर प्रदेश में जो जाति का कोलम है ना वो सब हटाया जाएगा। और अगर आप लिख के चलते थे कि जाट्टा का छोरा, इस तरह के जो गाने आते थे उन गानों पर बैन लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि भाई, और जातिगत जो राजनीति है, मतलब जातिगत जो आप रैली करते थे वो नहीं कर पाओगे आप, जैसे स्पेशल राजपूत रैली या स्पेशल आपने देखा होगा अग्रवाल समाज की रैली, या आप देखते हो बहुजन समाज पार्टी की रैली, या विशेष समुदाय या यादव जी की रैली, इस तरह की जो जातिगत रैलियाँ हैं ना उन पर पूर्ण से प्रतिबंध हो जाएगा। दूसरा, अगर आप अपनी गाड़ी पे गोस्वामी जी, शर्मा जी या इस तरह का अगर कोई स्टिकर लगाते हैं वो पूर्ण तरह बंद हो जाएगा। और तो और जो पुलिस की मेमो है उसके अंदर से भी जो जाति का कोलम है उसे हटा दिया जाएगा। जो SC ST है उस पर ये नियम लागू रहेगा, उस SC ST पे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बाकी जो सब जातियाँ हैं उनसे वो हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पर उसकी माता पिता का नाम लिखा जाएगा। और NCRB जो नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो है, जो जहाँ पे सब लोगों का रिकॉर्ड रहता है क्रिमिनल लोगों का, वहाँ से भी वो राज्य सरकार केंद्र सरकार से डिस्कस करके
जाति का जो कॉलम है वो हटाने जा रही है। देखो होता क्या है कि अभी ना जातिगत जनगणना होनी है, जातिगत जनगणना होनी है, और वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद है ना, या जो जातीय समीकरण है ना, वो बहुत बहु रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा पिछले तीन बार लगातार बहुजन समाज पार्टी से मायावती, बहन कुमारी मायावती रही वहाँ पे मुख्यमंत्री, फिर अखिलेश यादव रहे। तो यहाँ पे ना जो जातिगत राजनीति है ना, वो बहुत ही कई बार तो बीजेपी के जो अंदर है ना, निषाद पार्टी है, वो भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन अभी पूरा समझ रही है। लेकिन ये आदेश सरकार की तरफ से नहीं है, ये आदेश है माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से कि भाई जो भारत को अगर विकसित बनाना है तो इसमें जो जाति वाली रणनीति है ना, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। होता क्या है कि आपने लिख दिया ये तो क्षत्रिय, पता चले अब क्षत्रिय मतलब अगले वाले का तो काम ही खत्म हो गया। आपने लिख दिया ठाकुर, तो इस तरह के जो आपने वहाँ मोटरसाइकिल पे लगा रखे स्टिकर लगा रखे भी हटाए जाएंगे। आप कोई अगर जाति अपनी रैली करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो समस्त हिंदू समाज, क्योंकि हिंदू कोई जाति नहीं है। ऐसा लिख सकते हो अब समस्त मुस्लिम समाज, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते कि गोस्वामी समाज की रैली, ठाकुर समाज की रैली या अग्रवाल समाज की रैली, ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो सबसे पहले मैं आपसे एक एडवाइस देता हूँ कि भाई आप किसी भी वित्तीय सलाहकार के साथ जाओ, बिना वित्तीय सलाहकार के आप काम मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है दुधारी तलवार, ये आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे। और स्टॉक मार्केट में आप अपने साथ एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई बैंक हमें 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। आपने अगर स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपये लगाए तो बैंक तुम्हें 1 लाख पे 1 साल में 7,000 रुपये देता है। तुम ये मान के चलो कि भाई मुझे 1 साल में 9,000 रुपये मिल जाए, बस का इनफ है। अगर आप ज़्यादा की उम्मीद करते हो, आप बोलते हो कि यार मैं तो आज ही करोड़पति बनना है, आज मैंने इसमें 10 लाख डाले और कल 20 लाख निकाले, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ दर्राट चीज़ होती ना कि आपने 1 लाख डाले 2 लाख निकाले, तो भाई जो सेबी का डाटा बोलता है वर्ष 2023 में 56,000 करोड़ रिटेलरों ने गंवाए, वर्ष 2024 में जो रिटेलरों ने 75,000 करोड़ कमाए, और जो अभी 25 वाला जो डाटा आया है उसमें जो रिटेल निवेशक हैं, जो बहुत समझदार निवेशक मानता हूँ मैं उनको, उन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए गंवाए, कमाए नहीं कमाए, गंवाए। 5 तरह के ट्रेडर हैं अभी स्टॉक मार्केट में। एक तो होते हैं FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं DII जो घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, एक तुम्हारे होते हैं NRI जो कि दुबई बैठ कर काम करते हैं, उनका फैमिली ऑफिस होता है, एक तुम्हारे होते हैं जो ट्रस्ट होते हैं, और एक होते हैं 5वें नंबर पर तुम्हारा जो बहुत समझदार निवेशक होते हैं। वो पान के ठेले पे खड़े रहते हैं, अपना पान खा रहे होते हैं, और उन्हें कोई बता देता है कि यार स्टॉक मार्केट में फलाना आदमी करोड़पति बन गया, उनने 1 लाख रुपए लगाए और बस उसने एक ही बार में इतने रुपए कमा लिए। भाई ऐसी कोई डिस्प्लिन की गोली नहीं है कि आपने आज ली और अब तो करोड़पति बन के ही निकलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक प्रोसीजर है। स्टॉक मार्केट में आपको अगर काम करना है ना, धीरे 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 धीरे, विजय केडिया जी एक कहावत कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, और माली साचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब आप कोई अगर आम का पौधा लगाते हैं, अमरूद का पौधा लगाते हो, तो ऐसा नहीं कि आज आपने उसमें अमरूद घोपा और पेड़ लगाया और कल आप उसमें अमरूद तोड़ना पहुँच गए ना। पहले आप उसमें पानी देते हो, खाद देते हो, यूरिया डालते हो, उसके बाद उसको सींचते हो, और जब समय आता है तो फल देता है। सेम स्टॉक मार्केट में आप काम करो, सही वित्तीय सलाहकार के साथ जाओ। आप कोई भी स्टॉक उठाओ तो ये जान लो ये कंपनी काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, कितने का पी है, क्या EPS है, वो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर वो बता देगा, और उसमें फिर 1 लाख रुपए डालो। ज़्यादा के चक्कर में मत रहो मेरे भाई, ज़्यादातर लोग ज़्यादा के चक्कर में डूब जाते हैं। और क्या करो, धीरे धीरे की उम्मीद करो। साल भर में अगर आपके 1 लाख लगाए और आपने 1 लाख पर 9,000 कमा लिया तो इनफ है, इनफ है। अगर आपने साल भर में कुछ गंवाया नहीं, उतने के उतने हैं तो भी ठीक है। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।